ओलिवर ट्विस्ट अध्याय 38। मिस्टर और मिसेस बम्बल और मिस्टर मंक्स के बीच रात के समय की मुलाकात का विवरण। यह एक उदास, घुटन भरी और बादलों से ढकी हुई गर्मी की शाम थी। पूरे दिन से बादल गरजने की धमकी दे रहे थे और अब भारी वाष्प के रूप में फैल गए थे, जिससे बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी थीं। इससे ऐसा लग रहा था कि एक भयंकर तूफान आने वाला है। इसी बीच मिस्टर और मिसेस बम्बल शहर की मुख्य सड़क से मुड़कर लगभग 1.5 मील दूर नदी के किनारे स्थित एक बर्बाद सी छोटी कॉलोनी की ओर बढ़ रहे थे। दोनों पुराने और जर्जर कपड़ों में लिपटे हुए थे, जो शायद बारिश से बचाने और लोगों की नजरों से छुपाने का काम कर रहे थे। पति के हाथ में एक लालटेन थी, लेकिन अभी उसमें कोई रोशनी नहीं थी। वह कुछ कदम आगे चल रहा था, जैसे कि रास्ता कीचड़ भरा होने के कारण अपनी पत्नी को उसके भारी कदमों के निशानों में चलने का लाभ देना चाहता हो। वे गहरी चुप्पी में आगे बढ़ते रहे। कभी कभी मिस्टर बम्बल अपनी चाल धीमी कर पीछे मुड़कर देखता कि उसकी पत्नी उसके पीछे आ रही है या नहीं, और जब यह पाता कि वह ठीक उसके पीछे है, तो वह तेजी से आगे बढ़ जाता और अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगता। यह स्थान संदेहास्पद था, क्योंकि इसे लंबे समय से नीच अपराधियों का निवास स्थान माना जाता था, जो विभिन्न बहानों के तहत श्रम से जीविका चलाने का दावा करते थे, लेकिन वास्तव में चोरी और अपराध से अपना जीवन यापन करते थे। यहाँ बस कुछ झोपड़ियाँ थीं, कुछ ढीली ईंटों से जल्दी जल्दी बनाई गई थीं, जबकि कुछ पुरानी और कीड़े से खाई गई लकड़ी से बनी थीं। ये झोपड़ियां बिना किसी क्रम या योजना के इकट्ठी खड़ी थीं और अधिकांशत नदी के किनारे कुछ ही फीट की दूरी पर थीं। कुछ लीक होती नौकाएं कीचड़ पर खींची गई थीं और एक बौनी दीवार से बंधी हुई थीं, और यहाँ-वहाँ एक चप्पू या रस्सी का गुच्छा दिखाई देता था, जो यह दर्शाता था कि यहाँ के लोग शायद नदी पर काम करते हैं। लेकिन उनके खराब और बेकार हालात को देखकर कोई भी समझ सकता था कि ये चीजें दिखावे के लिए रखी गई हैं, न कि वास्तव में इस्तेमाल के लिए। इन झोपड़ियों के बीच में और नदी के किनारे पर एक बड़ा सा इमारत खड़ा था, जिसे पहले किसी कारखाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यह इमारत कभी आसपास के निवासियों को रोजगार देती रही होगी, लेकिन अब यह जर्जर हो चुकी थी। गीलेपन, चूहों और कीड़ों ने इमारत के खंभों को कमजोर कर दिया था, जिन पर यह खड़ी थी। इमारत का एक बड़ा हिस्सा पहले ही नदी में गिर चुका था और बाकी इमारत नदी की तरफ झुकी हुई थी, मानो सही अवसर का इंतजार कर रही हो कि वह भी नदी में गिर जाए। इसी खंडहरनुमा इमारत के सामने यह दंपति रुका, जब दूर से पहली बार बिजली गरजी और तेज बारिश होने लगी। यह जगह यहीं कहीं होनी चाहिए, बम्बल ने अपने हाथ में पकड़े कागज के एक टुकड़े को देखते हुए कहा। अरे, वहां कौन है? ऊपर से एक आवाज आई। आवाज की दिशा में देखते हुए मिस्टर बम्बल ने सिर उठाया और देखा कि दूसरी मंजिल पर एक आदमी दरवाजे से बाहर झांक रहा था। ठहरो 1 मिनट, आवाज आई, मैं अभी आता हूं, और फिर उसका सिर गायब हो गया और दरवाजा बंद हो गया। वो आदमी यही है? मिस्टर बम्बल की पत्नी ने पूछा। मिस्टर बम्बल ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। तो ध्यान रखना, मैंने तुमसे क्या कहा था, महिला ने कहा, और जितना कम हो सके उतना बोलना, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। मिस्टर बम्बल, जो इमारत को निराशाजनक नजरों से देख रहे थे, शायद इस बात पर संदेह व्यक्त करने वाले थे कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, तभी मंक्स आ गया। उसने एक छोटा दरवाजा खोला जिसके पास वे खड़े थे और उन्हें अंदर बुलाया। आओ अंदर, मंक्स ने झुंझलाते हुए कहा और जमीन पर पैर पटकते हुए कहा, मुझे यहाँ खड़ा मत रखो। पहले झिझकने वाली महिला बेझिझक अंदर चली गई। मिस्टर बम्बल, जो शर्मिंदा या डर गए थे, पीछे नहीं रह सके और उनका पीछा किया,
लेकिन वह बहुत असहज और अपनी सामान्य शान से बिल्कुल विपरीत दिख रहे थे। तुम दोनों यहाँ बारिश में इतनी देर तक खड़े क्यों थे? मंक्स ने दरवाजा बंद करने के बाद बम्बल से कहा। बिल्कुल नहीं समझोगी, मंक्स ने कहा। तुम समझोगी भी कैसे? मंक्स ने एक हंसी और गुस्से के बीच की प्रतिक्रिया अपने दोनों साथियों को दी और फिर उन्हें अपने पीछे चलने का इशारा किया। वह कमरे के उस पार तेजी से चलने लगा, जो काफी बड़ा था, लेकिन उसकी छत नीची थी। वह एक सीढ़ी या कहें तो एक खड़ी सीढ़ी चढ़ने की तैयारी कर रहा था, जो ऊपर की मंजिल पर ले जाती थी। तभी एक चमकदार बिजली कौंधी और एक तेज गड़गड़ाहट आई, जिसने पूरी कमजोर इमारत को हिला दिया। सुनो, उसने पीछे हटते हुए चिल्लाया। सुनो! यह गरज और धमाके जैसे किसी हजार गुफाओं में गूंज रहे हैं, जहां शैतान इससे छिपने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इसकी आवाज से नफरत है। कुछ पलों के लिए वह चुप हो गया और फिर अचानक अपने चेहरे से हाथ हटाते हुए उसने बम्बल को बेहद परेशान कर देने वाला अपना विकृत और रंग बदला हुआ चेहरा दिखाया। ये दौरे मुझे कभी कभी आते हैं, मंक्स ने बम्बल की घबराहट को देखते हुए कहा, और कभी कभी गरज की वजह से होते हैं। अब मेरी चिंता मत करो, यह अभी खत्म हो गया है। यह कहते हुए उसने सीढ़ी चढ़ी और जिस कमरे में यह ले जाती थी, उसकी खिड़की का शटर तेजी से बंद कर दिया। फिर उसने एक लालटेन को नीचे उतारा, जो रस्सी और पुली के सहारे छत के एक भारी बीम से लटकी हुई थी, और जिससे एक मध्यम रोशनी उस पुराने मेज और 3 कुर्सियों पर पड़ने लगी, जो उसके नीचे रखी थीं। अब मंक्स ने कहा, जब तीनों बैठ गए, जितनी जल्दी हम अपने काम पर आएं, उतना ही सबके लिए बेहतर होगा। औरत को पता है ना, कि क्या बात करनी है? यह सवाल बम्बल से पूछा गया, लेकिन उसकी पत्नी ने इशारा किया कि वह पूरी तरह से वाकिफ है। तुम सही कह रहे हो कि तुम उस बुढ़िया के पास थीं जिस रात उसकी मौत हुई, और उसने तुम्हें कुछ बताया था। उस लड़के की मां के बारे में, जिसका नाम तुमने लिया, मैट्रन ने उसे बीच में रोकते हुए कहा। हाँ? पहला सवाल यह है, उसने किस तरह की जानकारी दी थी? मंक्स ने कहा। यह दूसरा सवाल है, औरत ने बहुत सोच समझकर कहा। पहला यह है कि वह जानकारी कितनी कीमती हो सकती है। यह कौन जान सकता है, जब तक यह पता न चले कि वह किस तरह की जानकारी है? मंक्स ने पूछा। कोई नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, मिसेस बम्बल ने जवाब दिया, जो कमजोर दिल की नहीं थी, जैसा कि उसका पति भी अच्छी तरह जानता था। मंक्स ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा और उत्सुकता से देखा, शायद इसमें कुछ पैसे की कीमत हो सकती है ना? शायद हो सकती है, वह ठंडे ढंग से बोली। कुछ ऐसा जो उससे लिया गया था, मंक्स ने कहा। कुछ जो उसने पहना हुआ था। कुछ जो तुम्हें बोल देना चाहिए, मिसेस बम्बल ने बीच में टोका। मैंने पहले ही इतना सुन लिया है कि मुझे यकीन हो गया है कि तुम वही आदमी हो जिससे मुझे बात करनी चाहिए। मिस्टर बम्बल, जिन्हें उनकी पत्नी ने अभी तक इस राज में कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी थी, जितनी उन्हें पहले से थी, इस बातचीत को हैरानी से देख रहे थे। उनकी गर्दन लंबी हो गई और आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, जो कभी उनकी पत्नी पर तो कभी मंक्स पर घूमती रहीं, और जब मंक्स ने सख्ती से पूछा कि इस राज को बताने के लिए कितनी रकम चाहिए, तो उनकी हैरानी और भी बढ़ गई। तुम्हारे लिए इसकी कीमत क्या है? महिला ने उसी शांत स्वभाव से पूछा। यह कुछ भी नहीं हो सकता, या 20 पाउंड हो सकते हैं, मंक्स ने जवाब दिया। साफ साफ बोलो और मुझे बताओ। तुम्हारे बताए हुए पैसे में 5 पाउंड और जोड़ो, मुझे 25 पाउंड सोने में दो, महिला ने कहा, तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। इससे पहले नहीं। 25 पाउंड, मंक्स ने पीछे हटते हुए कहा। मैंने जितनी साफ बात कह सकती थी, कह दी,
मिसेस बम्बल ने जवाब दिया। यह कोई बड़ी रकम भी नहीं है। इतनी बड़ी रकम एक मामूली राज के लिए, जो कुछ भी नहीं हो सकता जब उसे बताया जाए, मंक्स ने झुंझलाहट में कहा, और जो पिछले 12 सालों से दबा पड़ा है। ऐसी बातें समय के साथ अच्छी होती हैं, और अच्छे शराब की तरह समय के साथ उनकी कीमत दोगुनी हो जाती है, महिला ने बड़े धैर्य से कहा। जहां तक बात दबा पड़ा होने की है, तो ऐसे लोग भी हैं जो 12,000 साल तक और दबे रहेंगे, या 12 मिलियन, ये तुम या मैं क्या जाने, जो आखिर में अजीब कहानियां सुनाएंगे। अगर मैंने पैसे बेकार में दे दिए तो, मंक्स ने झिझकते हुए पूछा। तुम आसानी से उन्हें वापस ले सकते हो, महिला ने जवाब दिया। मैं तो एक औरत हूँ, यहाँ अकेली हूँ, और असुरक्षित। अकेली नहीं, प्रिय, और असुरक्षित भी नहीं, मिस्टर बम्बल ने डर से कांपते हुए कहा। मैं यहाँ हूँ, प्रिय। और इसके अलावा, मिस्टर बम्बल ने कहा, उनके दांत बजते हुए, मिस्टर मंक्स बहुत अच्छे आदमी हैं और पब्लिक अफसरों पर हिंसा नहीं करेंगे। मिस्टर मंक्स को यह भी पता है कि मैं अब जवान नहीं हूँ और थोड़ा थक चुका हूँ, लेकिन उन्होंने सुना है, मुझे कोई शक नहीं कि मिस्टर मंक्स ने सुना है, प्रिय, कि मैं एक बहुत ही दृढ़ अधिकारी हूँ, और अगर मुझे गुस्सा दिला दिया जाए तो मुझ में बहुत ताकत है। मुझे बस थोड़ा उकसाने की जरूरत है, बस इतना ही। मिस्टर बम्बल ने बात करते हुए बड़ी उदासी से अपनी लालटेन को कसकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके हर भाव से साफ झलक रहा था कि उन्हें न सिर्फ थोड़ा, बल्कि काफी ज्यादा उकसाने की जरूरत थी, इससे पहले कि वह कोई गंभीर कदम उठाते, जब तक कि वह कदम किसी गरीब या अन्य किसी व्यक्ति के खिलाफ न हो, जो इसके लिए तैयार हो। तुम बेवकूफ हो, मिसेस बम्बल ने जवाब में कहा, और तुम्हें अपनी ज़बान बंद रखनी चाहिए। उसे तो अपनी ज़बान काट लेनी चाहिए थी, अगर वह इतनी जोर से बोल नहीं सकता, मंक्स ने कठोरता से कहा। तो वह तुम्हारा पति है न? वह मेरा पति, मैट्रन ने हंसते हुए कहा, सवाल को टालते हुए। मुझे तो तभी शक हो गया था जब तुम अंदर आईं, मंक्स ने कहा, जब उसने देखा कि महिला ने अपने पति पर गुस्से से नजर डाली। अच्छा है, मुझे अब 2 लोगों से निपटने में कोई झिझक नहीं है, जब मुझे पता है कि उनके बीच बस एक ही इच्छा है। मैं गंभीर हूं। देखो यहाँ। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक कपड़े का थैला निकालकर उसमें से 25 सोने की मुद्राएं गिनकर मेज पर रख दीं और महिला की ओर सरका दीं। अब उसने कहा, उन्हें उठा लो, और जब यह गड़गड़ाहट जो मेरे सिर पर फटने वाली लग रही है, खत्म हो जाए, तब अपनी कहानी सुनाओ। वह गड़गड़ाहट, जो सचमुच काफी पास थी और लग रहा था कि उनके सिर के ऊपर टूट रही है, शांत हो गई। मंक्स ने मेज से अपना चेहरा उठाकर ध्यान से सुनने के लिए झुका कि महिला क्या कहने वाली थी। तीनों के चेहरे लगभग एक दूसरे से छू रहे थे, क्योंकि दोनों आदमी उत्सुकता से छोटे से मेज पर झुक गए थे, और महिला भी अपनी बात को सुनाने के लिए झुकी हुई थी। छत से लटकती लालटेन की मध्यम रोशनी सीधे उनके चेहरों पर पड़ रही थी, जिससे उनकी पीली और चिंतित शक्लें और भी डरावनी लग रही थीं, जो गहरे अंधेरे से घिरी हुई थीं। जब वह औरत, जिसे हम बूढ़ी सैली कहते थे, मरी, मैट्रन ने शुरू किया, तब हम दोनों अकेले थे। कोई और वहां नहीं था, मंक्स ने उसी धीमी आवाज में पूछा। कोई बीमार या पागल जो किसी दूसरे बिस्तर पर हो? कोई ऐसा जो सुन सके और शायद समझ भी सके? कोई भी नहीं, महिला ने जवाब दिया। हम दोनों अकेले थे। जब मौत आई तो मैं अकेली उसके शरीर के पास खड़ी थी। अच्छा, मंक्स ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा। आगे बताओ। उसने एक जवान लड़की के बारे में बात की, मैट्रन ने आगे कहा, जिसने कुछ साल पहले एक बच्चे को जन्म दिया था, न सिर्फ उसी कमरे में, बल्कि उसी बिस्तर में जिसमें वह मर रही थी।
खून, मंक्स ने कांपते हुए होठों से कहा और कंधे के ऊपर से देखते हुए कहा, यह कैसे सब कुछ जुड़ता चला जाता है। बच्चा वही था जिसका नाम तुमने उसे कल रात बताया था, मैट्रन ने अपने पति की ओर बेफिक्री से इशारा करते हुए कहा, जिसकी मां को इस नर्स ने लूटा था। जिंदा रहते हुए, मंक्स ने पूछा। मरते हुए, महिला ने कुछ कांपते हुए कहा। उसने उस लाश से वह चीज चुराई जिसे मरती हुई मां ने अपने आखिरी सांस में बच्चे के लिए बचाने की प्रार्थना की थी। क्या उसने उसे बेच दिया? मंक्स ने बेताबी से पूछा। कहाँ? कब? किसे? कितने समय पहले? जैसा उसने मुझे बड़ी मुश्किल से बताया था, मैट्रन ने कहा। वह यह सब कहने के बाद गिर पड़ी और मर गई। बिना कुछ और कहे, मंक्स ने गुस्से से दबे हुए स्वर में कहा, यह झूठ है। मुझे बेवकूफ नहीं बनाओ। उसने और कुछ कहा था। मैं तुम दोनों की जान निकाल दूंगा, लेकिन मैं जानकर ही रहूंगा कि उसने क्या कहा था। उसने एक और शब्द नहीं कहा, महिला ने जवाब दिया, मानो मंक्स के गुस्से से बेपरवाह हो, जबकि मिस्टर बम्बल इस समय तक बुरी तरह घबराए हुए थे। लेकिन उसने एक हाथ से मेरा गाउन कस कर पकड़ा, जो आधा बंद था, और जब मैंने देखा कि वह मर चुकी है और उसके हाथ को जबरदस्ती हटाया, तो मैंने देखा कि उसके हाथ में एक गंदा कागज का टुकड़ा था। जिसमें क्या था? मंक्स ने उत्सुकता से आगे झुकते हुए पूछा। कुछ भी नहीं, महिला ने जवाब दिया। वह एक गिरवी की पर्ची थी। किस चीज की? ये मंक्स ने पूछा। वक्त आने पर मैं तुम्हें बताऊंगी, महिला ने कहा। मुझे लगता है कि उसने उस गहने को कुछ समय तक अपने पास रखा, उम्मीद थी कि उसे बेहतर तरीके से भुना सकेगी। फिर उसने उसे गिरवी रख दिया और गिरवी की ब्याज को हर साल चुका दिया, ताकि अगर उससे कुछ फायदा हो तो उसे वापस लिया जा सके। उससे कुछ नहीं हुआ, और जैसा मैंने तुमसे कहा, उसने अपनी मुट्ठी में कागज का वह फटा पुराना टुकड़ा लिए हुए ही दम तोड़ा। 2 दिन बाद वह वक्त खत्म हो जाता। मुझे भी लगा कि शायद इससे कुछ हासिल हो, इसलिए मैंने उसे छुड़ा लिया। अब वह कहाँ है? मंक्स ने तेजी से पूछा। वहाँ, महिला ने जवाब दिया। और जैसे कि वह उससे छुटकारा पाकर खुश थी, उसने जल्दी से मेज पर एक छोटा बैग फेंक दिया, जो शायद एक फ्रेंच घड़ी रखने के लिए भी छोटा था। मंक्स ने उस पर झपट्टा मारा और उसे कांपते हाथों से खोला। उसमें एक छोटा सोने का लॉकेट था, जिसमें 2 बालों की लटें और एक साधारण सोने की शादी की अंगूठी थी। अंदर एग्नेस लिखा है, महिला ने कहा। अंदर नाम के लिए एक खाली जगह है, और उसके बाद तारीख है, जो बच्चे के जन्म से 1 साल पहले की है। मैंने यह पता किया। और यही सब कुछ है, मंक्स ने छोटे पैकेट के अंदरूनी हिस्से की जांच करने के बाद कहा। सब कुछ, महिला ने जवाब दिया। मिस्टर बम्बल ने लंबी सांस ली, जैसे वह खुश थे कि कहानी खत्म हो गई और उन 25 पाउंड का वापस कोई जिक्र नहीं हुआ। अब उन्होंने हिम्मत करके अपनी नाक से टपक रहे पसीने को पोंछा, जो पूरे संवाद के दौरान बहता रहा था। मुझे इस कहानी के बारे में सिर्फ अंदाजा है, और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना चाहता, उनकी पत्नी ने थोड़ी चुप्पी के बाद मंक्स से कहा, और मैं जानना भी नहीं चाहती, क्योंकि यह सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैं तुमसे 2 सवाल पूछ सकती हूँ, क्या मैं? तुम पूछ सकती हो, मंक्स ने थोड़े आश्चर्य से कहा। लेकिन मैं जवाब दूं या नहीं, यह अलग बात है। जो इसे 3 सवाल बना देता है, मिस्टर बम्बल ने हंसने की कोशिश करते हुए कहा। क्या यही तुम मुझसे पाना चाहते थे? मैट्रन ने पूछा। हाँ, मंक्स ने जवाब दिया। दूसरा सवाल, तुम इसके साथ क्या करने का इरादा रखते हो? क्या इसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है? कभी नहीं, मंक्स ने जवाब दिया, और नहीं मेरे खिलाफ। यह देखो। लेकिन एक कदम भी आगे मत बढ़ाना,
वरना तुम्हारी जान की कोई कीमत नहीं रहेगी। इन शब्दों के साथ उसने अचानक मेज को एक तरफ घुमा दिया और फर्श में लगे एक लोहे के छल्ले को खींचकर एक बड़ा जालद्वार खोला, जो मिस्टर बम्बल के पैरों के ठीक पास था, जिससे वह तेजी से कई कदम पीछे हट गए। नीचे देखो, मंक्स ने लालटेन को गहरे गड्ढे में झुकाते हुए कहा। मुझसे डरो मत। मैं तुम्हें शांति से नीचे गिरा सकता था जब तुम इसके ऊपर बैठे थे, अगर यह मेरा इरादा होता। इस तरह हिम्मत बढ़ाने पर मैट्रन किनारे के पास आ गई और मिस्टर बम्बल खुद भी जिज्ञासा से प्रेरित होकर ऐसा करने की हिम्मत जुटाए। भारी बारिश के कारण गंदला पानी तेजी से नीचे बह रहा था और उसके थपेड़े और भंवरों की आवाज में बाकी सब आवाजें खो गई थीं। एक समय वहां नीचे एक जलचक्की थी और ज्वार, जो अभी भी पुराने खंभों और टूटी फूटी मशीनरी के टुकड़ों के चारों ओर चक्कर काट रहा था, किसी नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा था, जब वह उन बाधाओं से मुक्त हो गया था जो उसकी तेज धारा को रोकने में असफल रही थीं। अगर तुमने एक आदमी का शरीर वहां नीचे फेंक दिया तो कल सुबह वह कहाँ होगा? मंक्स ने अंधेरी गहराई में लालटेन को इधर-उधर घुमाते हुए पूछा। 12 मील नदी के नीचे और टुकड़ों में बंटा हुआ, बम्बल ने यह सोचते हुए पीछे हटते हुए जवाब दिया। मंक्स ने अपनी छाती से वह छोटा पैकेट निकाला जिसे उसने जल्दबाजी में छिपा लिया था और उसे एक शीशे के वजन से बांध दिया, जो किसी चरखी का हिस्सा था और वहीं फर्श पर पड़ा था। फिर उसने उसे धारा में गिरा दिया। वह सीधा गिरा, जैसे किसी पासे को फेंका जाता है। पानी में एक हल्की आवाज हुई और वह गायब हो गया। तीनों ने एक दूसरे के चेहरों की ओर देखा और मानो उन्होंने चैन की सांस ली। लो, मंक्स ने जालद्वार बंद करते हुए कहा, जो भारी आवाज के साथ अपनी जगह पर वापस आ गया। अगर समुद्र कभी अपने मरे हुए लोगों को वापस करता है, जैसा कि किताबों में कहा गया है, तो वह अपने सोने चांदी को खुद ही रखेगा और उन बेकार चीजों को भी। अब हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा और हम अपनी इस आनंदमय बैठक को खत्म कर सकते हैं। जरूर, मिस्टर बम्बल ने बड़ी तत्परता से कहा। तुम अपनी जुबान को चुप रखोगे, है ना? मंक्स ने धमकी भरी नजर से कहा। मुझे तुम्हारी बीवी से कोई डर नहीं है। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, नौजवान, मिस्टर बम्बल ने बड़ी शालीनता से झुकते हुए कहा। सबके भले के लिए और खासकर अपने भले के लिए, तुम जानते हो, मिस्टर मंक्स। मुझे यह सुनकर खुशी हुई, मंक्स ने कहा। अपनी लालटेन जलाओ और जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। अच्छा ही हुआ कि बातचीत यहीं समाप्त हो गई, वरना मिस्टर बम्बल, जो सीढ़ियों के पास 6 इंच तक झुक चुके थे, बिना किसी शक के सीधा नीचे गिर जाते। उन्होंने मंक्स की लालटेन से अपनी लालटेन जलाई और बिना कोई और बात बढ़ाए चुपचाप नीचे उतर गए, उनकी पत्नी उनके पीछे पीछे। मंक्स सबसे पीछे चला और सीढ़ियों पर रुककर यह सुनिश्चित किया कि बाहर सिर्फ बारिश की आवाज और पानी की तेज धारा के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। उन्होंने निचले कमरे को धीरे धीरे और सावधानी से पार किया, क्योंकि मंक्स हर परछाई से चौंक रहा था और मिस्टर बम्बल, जो अपनी लालटेन को जमीन से 1 फुट ऊपर उठाए हुए थे, न सिर्फ बहुत सावधानी से चल रहे थे, बल्कि अपनी कदकाठी के हिसाब से काफी हल्के कदमों से भी, जैसे कि उन्हें छिपे हुए जालद्वारों से डर हो। जिस गेट से वे आए थे, उसे मंक्स ने धीरे से खोला और बंद किया और अपने रहस्यमय साथी से सिर हिलाकर विदा लेते हुए वह दंपत्ति बारिश और अंधेरे में बाहर निकल गए। उनके जाते ही मंक्स, जिसे अकेले रहने से बेहद डर था, ने एक लड़के को बुलाया जो कहीं नीचे छिपा हुआ था। उसे आगे जाने और रोशनी लेकर चलने का आदेश देकर मंक्स उसी कमरे में लौट आया जिसे उसने अभी छोड़ा था।